नमस्कार. सक्सेस मिशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. तर CTET परीक्षेच्या तयारीच्या दृष्टीने बालविकास व शिक्षाशास्त्र हा भाग अतिशय महत्त्वाचा असून त्याला 30 गुण असतात आणि 30 प्रश्न विचारले जातात. तर हे प्रश्न आपण व्यवस्थितपणे जर वाचून चारही ऑप्शन व्यवस्थित त्याचं आकलन करून जर उत्तर लिहिलं तर सहजपणे आपल्याला उत्तर लक्षात येतं. तर या व्हिडिओमध्ये आपण अध्यापन बालविकास व शिक्षाशास्त्र याच्यावरचे काही प्रश्न जे नियमितपणे रिपीट होत असतात ते आपण पाहणार आहोत. तर सक्सेस मिशन चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा. आता पहिला प्रश्न असा आला होता, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे उनके बारे में ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से क्या सही है. तो इसमें से जो पहला है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं. यानी बच्चे सीखते जाते हैं जैसे वो दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, वैसे वो सीखते जाते हैं. चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश डैश से डैश डैश तक है. तो चालक विकास यानी हमारा जो साइकोमोटर है यानी वो क्रिया कौशल्य विकास है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है, तो क्रम कैसे रहता है. तो उसका जो आंसर है वो तीसरा है, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत या सूक्ष्म चालक विकास, यहाँ तक वो होता रहता है, स्थूल से सूक्ष्म तक. वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं. यानी हम जब वयस्कता रहता है, एडल्ट जब हम बनते हैं उससे पहले की अवस्था कौन सी होती है. तो इसका आंसर है किशोरावस्था. तो किशोरावस्था के बाद हम एडल्ट बन जाते हैं. एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंच को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए. वो दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा. कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है. यानी हिंच नाम का जो आदमी है उसको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए कि जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है. तो ऐसे वो बच्चा सोचता है तो वो किस अवस्था में आ गया है कोलबर्ग के अनुसार. तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास. मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं. तो अपने आप से जो बच्चे संवाद करते हैं उसे लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं. तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता. व्यक्तिगत वार्ता, वो खुद से बात करते हैं. खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है. तो इसका आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता. यानी रूढ़िवाद वो चल रहा है, वो चलता रहता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता. एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है तो उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या कहता है. तो इसका जो आंसर है वो है चौथा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए. तो चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चौथा ही बराबर है. एक शिक्षक को चाहिए कि, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो चौथा है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है.
तो चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चौथा ही ऑप्शन सही है। तो ये जो आंसर्स है वो आंसर की से लिए गए हैं, फाइनल आंसर की में से। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो 2009 का जो राइट टू एजुकेशन है उसमें किसकी वकालत की गई है, यानी किसको बढ़ावा दिया गया है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें समावेशी शिक्षा को प्राधान्य दिया गया है, उसका जोर दिया गया है कि सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त कराने का अधिकार हो। तो इसमें से कौन सा है? तो उसका भी आंसर बहुत इजी है, समावेशी शिक्षा में, इसी विचारधारा में उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो अभी स्तंभ क और स्तंभ ख उसको दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो अभी प्रतिभाशाली, अधिगम अशक्तता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अति सक्रियता व्यतिक्रम यानी ADHD उसको बोलते हैं। तो इसमें से उसको आपको मिलाना है। तो अभी प्रतिभाशाली जो बच्चे वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं, यानी पहले का जो है वो D है। अधिगम अशक्तता जो है वो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, यानी A जो है। तो उससे पता चल जाता है कि वो दूसरा जो है वो आंसर है। सृजनात्मक जो है वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और चौथा जो है अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम, उसका जो है आसानी से विचलित होने की आदत है। ADHD स्टूडेंट क्या होते हैं? आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो दूसरा है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? तो इसका आंसर है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वो स्वयं जब सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब वो प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो इसका आंसर क्या है कि प्रश्न के बारे में पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इस अधिगम यानी लर्निंग, तो अध्ययन उसको बोलते हैं मराठी में। तो इसका आंसर है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी हम मेमोरी पे ज़्यादा उस पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो प्रक्रिया नहीं होगी। बाद में जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को ऐसे करता है, विद्यार्थियों या उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब। बच्चों की गलतियाँ, तो बच्चों की गलतियाँ इसके चार ऑप्शन है। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो गलतियाँ एक भाग है अधिगम का यानी लर्निंग का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। मूल्यांकन यानी वो हम असेसमेंट करते हैं, उसको क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो एक मूल्यांकन इसका एक भाग है, उसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश डैश है।
तो लर्निंग क्या है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार? तो इसका आंसर है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ने की संभावना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो संज्ञान और संवेग एक साथ आते हैं या एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट रहते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो एक इसका उदाहरण है तो ये जो है तीसरा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। बाद में बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि के बारे में कौन सा सही है? चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो इसमें आंसर है प्राथमिक में परिवार आता है, बाकी सब द्वितीय सामाजिकरण माध्यम है। बाद में जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो चौथा है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जेंडर, तो जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है इसमें से? तो इसका जो आंसर है वो पहला है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये सब मिलके विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करते हैं। बच्चों और उनके अधिगम में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बच्चों और उनके अधिगम यानी उनके लर्निंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर है वो है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, सिर्फ उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील यानी आज की जो शिक्षा है उसमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो इसका आंसर है तीसरा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। यानी वो खोज सकते हैं कुछ तो भी वो ढूंढ के निकाल सकते हैं, यानी ढूंढ के वो सीख सकते हैं, अन्वेषक के रूप में वो काम कर सकते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है। बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व
पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चों में क्या विशेषित करता है? तो इसमें जो है वो विचारों की अनुत्क्रमणीयता, इसको वो विशेषित करता है। अभी इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वो चौथा है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल्यों में से एक है? तो इसमें जो आंसर है, सुरक्षित रखने की योग्यता। ये भी पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में आया था, यही क्वेश्चन। तीसरा, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो ये जो दोनों जो है वो संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो चौथा जो है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना, जो पुरुष और एवं महिलाएं दोनों का गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो इसका आंसर जो है वो है चौथा, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो इसका जो आंसर है, इसमें जो चौथा जो आंसर है, यानी वो सभी इसमें शामिल है। बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं सभी, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसमें जो आंसर है वो अंतर्वैयक्तिक, ये जो है अंतर्वैयक्तिक। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन से कारण होने चाहिए? तो इसमें पहला है, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो इसका आंसर जो है वो तीसरा है, तीसरा आंसर है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो है वो आंसर है। बाद में आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है?
तो कौन सा जो है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो इसका जो आंसर है वो दूसरा है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तो आप चारों ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो वो सही आपको पता चलता है। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वैयक्तिक विभिन्नता यानी हर बच्चा अलग होता है, उसको वैयक्तिक विभिन्नता बोलते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो चौथा जो है, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारंपरिक क्रिया पर विचार करना। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसका हमेशा आप ध्यान में रखो कि जो भी विकास होता है, वैयक्तिक विभिन्नता होते हैं, वो दोनों पे रहती है कि वंशागत और पर्यावरणीय दोनों पे वो डिपेंड रहता है। तो उसका कैसे भी क्वेश्चन आए तो दोनों भी आंसर में आना चाहिए, पर्यावरण और वंश यानी वंशागत और पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है चौथा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो जन्म के समय नहीं निर्धारित होती है। तो इसका आंसर है 11, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों से वो अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो इसका विवेचन कैसे करेंगे आप? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो ये पक्षपात है। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा, सृजनात्मक बच्चों की। तो सृजनात्मक बच्चे ही ऐसे कर सकते हैं, यानी जो बहुत इंटेलिजेंट है वो। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो दृश्य रूप से बाधित यानी जो अंध स्टूडेंट है यानी ब्लाइंड है, उनके साथ अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो पहला है, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो इसमें भी आंसर जो है वो आंसर है 1, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। 15, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो समावेशी कक्षा यानी सभी प्रकार के स्टूडेंट उसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर है चौथा, विशिष्ट शिक्षा योजना। तो उनके लिए विशिष्ट शिक्षा योजना होनी चाहिए। 16वां प्रश्न, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलन युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम
के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। तो परिणित नहीं होता है ऐसे बताया है। अधिगम यानी लर्निंग के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। तो स्मरण करके हम थोड़ी देर याद रख सकते हैं पर ज़्यादा देर नहीं याद रख सकते, तो ये नहीं हो सकता है इसे। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? तो संरचनात्मक परिवेश के साथ कौन सा अनुकूल नहीं हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो चौथा है, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो ये अनुकूल नहीं हो सकता है। बाद में 19वां प्रश्न, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश डैश के। तो किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किसके लिए नहीं करना चाहिए? तो इसका जो आंसर है, अधिगम लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रदर्शन लक्ष्य को नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण कौन से हैं? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। तो इसका जो आंसर है वो चौथा है। सभी इसमें से सभी जो है वो प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा जो मिलती है उसका उदाहरण कौन सा है? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ये बाह्य प्रेरणा है, तो वो बाहर से आती है, अंदर से नहीं आती है। 22वां क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो तीसरा है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो उदाहरण भी देनी चाहिए और गैर उदाहरण भी देने चाहिए कि एखादा कंसेप्ट आप सिखा रहे हैं तो उसके उदाहरण भी देने चाहिए और गैर उदाहरण भी देने चाहिए कि वो नहीं है उसके उदाहरण, तभी वो सीखते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो अर्थ निर्माण किससे ज़्यादा होगा? तो इसका जो आंसर है वो है पहला, अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो अन्वेषण वो खुद करेंगे या परिचर्चा खुद करेंगे तो उससे वो ज़्यादा सीखेंगे। 24, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं। तो उससे क्या होता है? गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाओं से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सीखने का एक महत्वपूर्ण कदम है गलतियाँ और भ्रांत धारणाएं, तो उससे भी वो सीखते हैं। 25, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो किस रूप में देखा जाता है? इसका आंसर है चौथा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो सहयोगात्मक अधिगम जो रहता है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? यानी बच्चे सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, उसमें
शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका आंसर है तीसरा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो विकास और अधिगम यानी लर्निंग के बीच संबंध को सही तरीके से कौन सा सूचित करता है? तो इसका आंसर है, विकास एवं अधिगम अंतःसंबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। 28, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो पियाजे के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो स्कीमा, और लास्ट ईयर भी वही आया था स्कीमा, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। 29, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो इसमें से हमें क्या समझ में आता है? तो इसमें से पहला है समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। 30 क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो इसका आंसर है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो इस तरह से हमने आज ये 60 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे। CTET और अन्य जो शिक्षा क्षेत्र में एग्ज़ाम होते रहते हैं उसके वीडियोस हम डालते रहेंगे और आपको जो भी गाइडेंस रहेगा वो देते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।